अपने ससुराल के गेट पर बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इतनी बुरी हूँ क्या मैं? सभी आस पड़ोस वाले नव्या को यूं रोता हुआ देख रहे होते हैं और तभी उन सबकी नजर उसके हाथ की चोट के निशान पर जाती है। अरे नव्या बेटा, तुम्हारे हाथ पर ये चोट का निशान कैसा है? बेलन लगा है जोर से। हे भगवान, बेचारी लड़की, इसके घर वालों ने इस पर बहुत अत्याचार किया है लगता है। हाँ, इसे बेलन से मारकर घर से बाहर भी निकाल डाला। कितने बेरहम लोग हैं। ऐसे लोगों को तो मार मार कर उनका भरता बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इस बेचारे को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, वरना इसके ससुराल वाले इसका जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रुकिए, मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। कुछ ही देर बाद मोहल्ले में पुलिस की वैन आती है और पुलिस ऑफिसर सीधे नव्या के ससुराल में घुसकर उसके पति अद्वैत को डंडे से मारने लगते हैं। क्यों रे, बहुत मर्दानगी दिखाता है क्या बीवी को मारकर? हाँ, ये ले ले ले, ये मारेगा और मारेगा, बोल। रुकिए, अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए तो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मत मारिए मेरे बेटे को, इसकी कोई गलती नहीं है। मत मारिए भैया को इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर रुक जाते हैं और सास राजेश्वरी, ससुर बलवंत और ननद डॉली कहते हैं, अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर हो आप? आपको कुछ पता भी है यहाँ क्या हुआ है? बिना कुछ जाने समझे मेरे बेटे की ही सुताई कर दी। देखिए उसके शरीर का हर एक भाग लाल हो गया है। नव्या भाभी डायमंड सेट मांगने की जिद कर रही थी और जब भैया ने मना किया तो वो रोने लग गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। और जिस झगड़े से परेशान होकर राजेश्वरी ने अद्वैत को बेलन मारा, लेकिन तभी नव्या बहू बीच में आ गई और उसके हाथ पर बेलन लग गया और फिर नव्या रोते रोते बाहर चली गई। लेकिन हमें तो आपके आस पड़ोस वालों ने ये कहा कि आप ही लोगों ने इन्हें बेलन से मारा है और घर से बाहर भी निकाल दिया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उन सब से इतना ज़रूर कहा कि मुझे बेलन के लगने से चोट आई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि कैसे बेलन लगा मुझे। हाँ, बेचारे इंस्पेक्टर साहब अपना सर पकड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नव्या ऐसे ही रोती रहती है और हमेशा विक्टिम यानी कि दुखी बनकर दूसरों को फंसाती रहती है और मुसीबत में डालती रहती है। ओ गॉड नव्या भाभी, आपको ना कुछ भी नहीं आता, ना साफ सफाई करना, ना ही ढंग का खाना बनाना। सीधे देखो कैसे आपने मेरे पराठे को जला दिया है। अब मैं इस जले हुए पराठे को खाऊं क्या? आप ना किसी काम की नहीं हो। जाओ जाकर दूसरा अच्छा वाला पराठा बनाकर लाओ। नव्या रोनी सूरत बनाती है और गुस्से से डॉली के पराठे की प्लेट को रसोई में ले जाकर पटकती है। समझती क्या है अपने आप को? ननद है तो मालकिन बन के हुक्म देगी। अरे रुक बेटा, तुझे तो मैं अब अच्छे से बताती हूँ कि मैं किस काम की हूँ। नव्या डॉली के कमरे में जाकर उसकी बुक्स की हैंडराइटिंग की कॉपी करके उसी हैंडराइटिंग में एक पेपर पर कुछ लिखती है और बाद में अपनी सारी साड़ियों को जला देती है और उन पर वो लिखा हुआ नोट भी साइड में रख देती है और जोर से रोने का टेप शुरू कर देती है। हाय मेरी साड़ियाँ, डॉली मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नव्या के रोने की आवाज सुनकर सभी उसके कमरे में आ जाते हैं और तब क्या हुआ नव्या बहू, तुम रो क्यों रही हो? अरे बाप रे, ये तुम्हारी साड़ियाँ किसने जला दी? डॉली ने। डॉली, तूने अपनी ही भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? भैया मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़िए इसे। अद्वैत उस नोट को पढ़ने लगता है। आपने पराठे जलाए ना, अब देखना भाभी, मैं आपकी साड़ियाँ जलाऊंगी और अगर मेरे हुक्म को सर आंखों पर नहीं रखा
तो मैं आपको सांस तक नहीं लेने दूंगी, फिर चाहे मेरे बूढ़े और बेवकूफ़ माँ बाप बीच में क्यों ना आए, या वो छछूंदर भाई। ये सब सुनकर राजेश्वरी, बलवंत और अद्वैत तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बेशरम लड़की, तू हमारे बारे में ऐसा सोचती है? हम बेवकूफ हैं। माँ, मेरा यकीन कीजिए, माना कि ये मेरे जैसी ही हैंडराइटिंग है, लेकिन ये सब मैंने नहीं लिखा माँ। और फिर इस तरह नव्या अपनी ननद को उसी के माँ बाप से पिटवा देती है और उसके मन को खूब शांति मिलती है। ऐसे ही रोने का ढोंग रचा रचा कर नव्या दूसरों को दुविधा में डालती रहती। एक दोपहर अचानक से नव्या की माँ कांता और उसके पिता केशवलाल आते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। समधन जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मेरी भी एक बहू है, लेकिन मैं उसके साथ इतना अत्याचार तो नहीं करती। नव्या ने रोते रोते हमें वीडियो कॉल पे सब बताया कि कैसे उसकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी आप उससे काम करवा रही हो। नव्या एक कोने में बैठकर रो रही है। उसका सिर्फ सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने रो रो कर वो उनसे अपनी सास को और भी डांट पड़वाती है। देखिए समधी जी, समधन जी, पहले ही कह दे रही हूँ, मेरी फूल सी बच्ची पर इतने अत्याचार करना बंद कर दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे लेकिन कांता बहन, मेरी बात तो सुनिए। कांता और केशवलाल वहाँ से चले जाते हैं और राजेश्वरी उनके डर के मारे खुद ही सारा काम करती और थोड़ा काम डोले से करवाती। अपनी सास और ननद को यूं काम करते देख नव्या बेहद खुश होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नव्या का जन्मदिन आने वाला होता है। तभी वो अपने रोने धोने का नाटक करके अद्वैत को पूरी तरह कंगाल कर ढेर सारी शॉपिंग करती है और ऐसे ही अकेले में खुद से कहती है, कल मेरा बर्थडे है, कल तो मैं रो रो कर आंसू का समुंदर बहाऊंगी और अद्वैत से डायमंड सेट लेने का अपना मिशन सक्सेसफुल करके रहूंगी। आज तक मेरे रोंदू होने के नाते सभी ने मेरी मदद की है। आखिर रोना ही तो एक ऐसा औजार होता है जो हर किसी के दिल को पिघला दे। रोने की एक्टिंग से ही तो मेरी लाइफ इतनी सुपर्ब है। तभी राजेश्वरी और डॉली दोनों भी नव्या की ये बातें सुन लेते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? इसका मतलब ये रोने का नाटक करती है? अब समझिए आप माँ, उस दिन भी भाभी ने मुझे आप लोगों से पिटवाने के लिए वो सारी चाल रची थी। ये हमेशा ऐसे ही विक्टिम कार्ड खेलकर सब लोगों को अपनी झांसे में फंसाती हैं और सिंपैथी गेन करती है। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब कल देखना क्या होता है। राजेश्वरी और डॉली सभी घर वालों को, पास के मोहल्ले वालों को और नव्या के मायके वालों को नव्या की सच्चाई बताते हैं। और अगले दिन जब कोई उसे बर्थडे विश नहीं करता तब, ओ हेलो, आज सब खाने में व्यस्त हैं, मैं आप सबसे कुछ कह रही हूँ। अरे आज मेरा जन्मदिन है। अद्वैत, तुमने बर्थडे पार्टी के लिए होटल तो बुक कर लिया है ना? कम ऑन यार, आप सब मुझे विश तो करो। बहू, जाकर चावल उबालने को रख दो। माँ, पापा, भैया, चलो मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन। चलो, मैं अभी अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। नव्या, चावल उबालने से पहले मुझे वो अलमारी में से मेरी नीले रंग की फाइल ढूंढ कर दे देना। लेकिन मेरा जन्मदिन। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और कोई भी नव्या को बर्थडे विश नहीं करता। वो मोहल्ले में जाती है, वहाँ भी कोई नहीं करता। फ़ोन पर उसकी माँ कांता और पिता केशवलाल भी नहीं करते। इस सब से दुखी होकर वो असल में रोने लगती है। हमेशा से रोंदू बनकर नाटक करके सबको फंसाते आई हूँ, लेकिन आज पहली बार सच में मुझे रोना आ रहा है। मेरा जन्मदिन है और किसी ने मुझे विश तक नहीं किया, कोई मुझसे सीधे वो बात तक नहीं कर रहा। नव्या रो रही होती है, तभी वहाँ पर अद्वैत, राजेश्वरी, बलवंत, डॉली, कांता और केशवलाल आते हैं। रो मत नव्या, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुमने रोंदू बहू बनकर कितने लोगों को हर्ट किया है, परेशान किया है। अद्वैत, आई एम सॉरी। सभी उसे बताते हैं कि वो सब जानबूझकर नाटक कर रहे थे। तब नव्या सबसे माफ़ी मांगती है। आप सबने ये नाटक करके बहुत अच्छा किया, मुझे अब सबक मिल गया है, वो भी आज के दिन। मैं इसे कभी ना भूलूंगी और अब से हमेशा सबके साथ अच्छे से रहूंगी। और नव्या अब एक नई नवेली नव्या बनकर दिखाएगी आप सबको।
नव्या सभी के गले लगती है और सभी उसे माफ कर देते हैं। नव्या अपना बर्थडे केक कट करती है और पूरा परिवार एक साथ नव्या का बर्थडे सेलिब्रेट करता है।